नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुरेश चंद्रा। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। मित्रों, हम पहले पढ़ चुके हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में शुंग, सातवाहन और कुषाण आदि वंशों का शासन रहा था। और इस शासन के बाद में एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है और वह है गुप्त साम्राज्य। इस साम्राज्य को भारत का गोल्डन समय माना जाता है। यह भारत का स्वर्ण युग था और इसे भारत का पेरिक्लिन युग और क्लासिकल युग की श्रेणी का युग कहा जाता है। इस गुप्त साम्राज्य को क्लासिकल युग की श्रेय मिला है इसको। भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई थी। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आ गया था, जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। इसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ध्यान रखें, श्रीगुप्त इसके संस्थापक हैं। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा उत्कीर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है समुद्रगुप्त ने अपने आप को। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ। इसकी उपाधि महाराज थी। घटोत्कच की उपाधि महाराज थी। ध्यान रखें, संस्थापक हो गए हैं श्रीगुप्त और घटोत्कच जो है उसकी उपाधि महाराज थी। ध्यान रखने वाली बातें हैं। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी से 335 ईस्वी 15 वर्ष का शासनकाल है। यह गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ और इसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। महाराजाधिराज, ध्यान रखें इस बात का। प्रथम शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम है। उसने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। समुद्रगुप्त इसी का पुत्र था। लिच्छवी कुमार देवी का, इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब पढ़ते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 380 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब समुद्रगुप्त शासक बनते हैं। इसका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था, यानी इनका अपना ध्येय था दिग्विजय और एकीकरण। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाना, दूसरे राज्यों को जीतना साम्राज्यवाद कहलाता था। इसके दरबारी कवि, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, इसके दरबारी कवि जो थे हरिसेन ने इनकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति में किया है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। इसके द्वारा जीते गए क्षेत्र को 5 समूहों में बांटा जा सकता है। 5 भागों में इनके द्वारा जीता गया जो क्षेत्र था उसको बांटा है। गंगा यमुना दोआब के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्य, पूर्वी दक्कन व दक्षिणी भारत के
राज्य और शक एवं कुषाण राज्य। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध में नहीं हारा था। यह इलाहाबाद प्रशस्ति कहती है कि समुद्रगुप्त युद्ध में कभी हारा नहीं था। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी। नौसेना से युक्त इसकी सेना थी, जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको पता है, घोड़ा सभी राज्यों में छोड़ा जाता था, घूम के आता था, और इसको जो राजा इस घोड़े को बांधता था, पकड़ता था, तो उससे संबंधित राजा से युद्ध करना होता था। इसे यह अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। यह ललित कलाओं में भी निपुण था। उसे कविराज भी कहा गया है। वह संगीत में निपुण था। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई है, यानी वीणा वादक था। इसीलिए प्रयाग प्रशस्ति में इसकी तुलना नारद से की गई है। उसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त ने 5 चरणों में पूरे भारत को विजित किया था, और इसकी दिग्विजय नीति के कारण विंसेंट स्मिथ जो थे, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ध्यान रखिए इस बात को। यह विष्णु का भक्त था, परंतु दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि इसने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को शरण प्रदान की थी। इससे ये ज्ञात होता है कि ये दूसरे धर्मों को भी आदर करता था। इसके समकालीन श्रीलंका का राजा मेघवर्ण था, जिसने गया में मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त ने बहुत सारी मुद्राएं भी चलाई थी, वीणा वादन की, गरुड़ की, अश्वमेध यज्ञ वाली, व्याग, परशु और धनुर्धारी, ऐसी इसकी मुद्राएं थी। समुद्रगुप्त की कुछ उपाधियां भी थी, पराक्रमा, परम भागवत, सर्वराज्यच्छता और कविराज। इन उपाधियों से इसको समुद्रगुप्त को अलंकृत किया गया था। ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी। समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनते हैं 380 से 412 ईस्वी तक, और ये इतिहास के बहुत अच्छे स्वर्णयुगीन शासक माने गए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। इसका नाम देवराज तथा देवगुप्त भी मिलता है। इसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजयों द्वारा बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और भी कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। चंद्रगुप्त द्वितीय
विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फायांग आते हैं। फायान याद रखें आप, जिसने चंद्रगुप्त की प्रजा के बारे में बोला था कि उसकी प्रजा सुखी है और राजा ना शारीरिक दंड देता है, और बहुत सारी बातें लिखी गई थी उसमें, लोग घरों पर ताले भी नहीं लगाते हैं। इस तरह से फायान वर्णन करता है चंद्रगुप्त के शासन का। तो चीनी यात्री फायान का नाम याद रखें, इनके शासन में आता है। चीनी यात्री फायांग बताते हैं कि लोग कौड़ियों से, कौड़ियाँ उस समय के सिक्के या मुद्राएं होती थी, उसमें लेन देन करते थे। और एक ध्यान रखने वाली बात है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, और जिसमें बड़े प्रसिद्ध नाम है महाकवि कालिदास, धवंतरी, सपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वरामिहिर और वररुचि। तो ये नवरत्न भी थे इनके दरबार में, जिसको आप ध्यान रखें। कालिदास संस्कृत के प्रखंड कवि माने गए हैं, वो इनके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इनको शकारी भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने शकों का दमन किया था। और गढ़वा अभिलेख में इनको परम भागवत कहा गया है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले ये प्रथम सम्राट थे, गुप्त सम्राट थे। तो इन बातों का और ध्यान रखें आप। गुप्त काल से संबंधित जो प्रश्न रीट के एग्जाम में आए हैं, ये आपको बताने हैं, और इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्रतियोगी परीक्षा के लिए वीडियो को आगे पीछे करके ना देखते हुए पूरा देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।